अजय अजय शुक्ला सर, जो बात अभी मायावती को लेकर के हो रही है, एक तो ये जो ऐलान है वो किसका नुकसान करेगा, इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए गठबंधन का, चूंकि अलायंस दोनों तरफ है। और दूसरा जो बात हम लोग दलित वोटर्स को लेकर कर रहे हैं, क्या मायावती के अलग हो जाने के बाद दलित वोट जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर ट्रांसफर हो पाएगा? पहली बात, दो तीन चीजों से अपने पूर्व वक्ता का जो मैंने दो लोगों का सुना उससे सहमत नहीं हूं कि मायावती का अपना वोट इंटैक्ट। मैं नहीं मानता हूं इस बात को किसी भी स्थिति में, क्योंकि मायावती का वोट घटा है और ये आंकड़े बताते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स का आदमी हूं तो मैं उस पर पूरा बात करता हूं। दूसरी चीज, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं किरमानी साहब की कि इंडिया गठबंधन को एक कह देना चाहिए कि मायावती के जो मुकदमे हैं हम वापस ले लेंगे और ये लेंगे। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये परंपरा नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए। वो जिस तरीके से लीगल तरीके से मुकदमे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, उसको स्पीडी ट्रायल कर लेंगे। इतनी सी बातें हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि ये कहना चाहिए। और यह कह के आप एक गलत अवधारणा जो डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पीछे की है, अपने नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं, वो उसी तरीके की स्थिति में आ जाएगी तो आप भी वहीं खड़े हो जाएंगे। दो चीज। तीसरी चीज, मैं क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो उस विचारधारा के साथ जुड़ रहा है जो गांधी नेहरू की विचारधारा है। और गांधी नेहरू की विचारधारा ये नहीं कहती है कि आप कहीं पर भी किन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के काम सरकार करने लगे, तो वह उचित नहीं है। चलिए छोड़िए इस पे। अब आता हूं कि नुकसान किसका होगा, जो आपका सवाल है। सबसे बड़ा नुकसान मायावती का होगा। खुद में मायावती अपने आप को ये कुएं में कूद के आत्महत्या करने जैसा होगा। और दूसरा, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जो एनडीए है या भारतीय जनता पार्टी, जो भी कह दीजिए, यूपी में असलियत में भारतीय जनता पार्टी कहिए वो ज्यादा बेहतर है, बाकी तो कहने भर के हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन मायावती को नुकसान होगा। उनके इस भूमिका में आने पर उसका जो सबसे बड़ा फायदा और सेकंड नंबर पे होगा वो कांग्रेस पार्टी को। अब इसके पीछे वजह आप जान लीजिए। इसके पीछे वजह ये, आप पिछले, मैं 2007 की बात नहीं करता हूं कि मायावती ने इतना वोट पाया था और उसकी बात कर दूं। 2012 में अखिलेश यादव ने ये कर दिया था और इसके आधार पे मैं बात कर लूं कि हाँ बहुत बड़ा, सॉरी उस समय मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, 204 सीटें पाई थी। मायावती के समय में और ज्यादा पाई थी। तो आप ये समझिए कि उसके बाद में जब हम 2017 पे आते हैं तो मायावती आकर के 22 पॉइंट समथिंग पे टिक जाती हैं और उसके बाद अखिलेश यादव 21 पॉइंट समथिंग पे टिक जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो गेन करती है 47 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी, वो एकदम से 300 कुछ सीटों पे पहुंच जाती है और उसका वोट भी हालांकि 40% के करीब होता है। उसके बाद में 2022 का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें हार जाती है और उसका वोट परसेंटेज लेकिन बढ़ जाता है, वो 41 दशमलव समथिंग हो जाता है। वही मायावती का वोट जाकर के 12 पॉइंट समथिंग परसेंट पे टिक जाता है। कांग्रेस पार्टी का भी वोट जो करीब 7% के आसपास था, वो घट करके 2.25% रह जाता है। इन सबका जो फायदा मिलता है वो मिलता है समाजवादी पार्टी को और उसका 10% वोट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, अब यहीं पे जवाब है क्यों बढ़ जाता है और क्यों बाकी। एक बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट, 1.25%, और एक बढ़ा समाजवादी पार्टी का। ये वोट आया कहां से? ये वोट कुछ निकला बहुजन समाज पार्टी से, मायावती के पास से, कुछ गया कांग्रेस का। क्योंकि अब चुनाव इस आधार पे नहीं होंगे
कि कौन लड़ रहा है। अब फैसले इस आधार पर होंगे कि कौन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर वास्तव में दे रहा है और जो सही में उससे लड़ रहा है। वहां यूपी का इलेक्शन था, राज्य का इलेक्शन था, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी स्टेक होल्डर थी सेकेंड। तो ऐसी स्थिति में सबने यही फैसला किया कि वोट हम समाजवादी पार्टी को इसलिए देंगे क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज जब नेशनल एस्पेक्ट में होता है तो समाजवादी पार्टी तो जाके प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, कोई और नहीं बना लेगा। तो ऐसी स्थिति में सब कांग्रेस के पीछे खड़े होने की बात। और याद करिए आपके चैनल में जब इंडिया गठबंधन बना था, मैंने उसी दिन कहा था इस गठबंधन का प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। क्यों होंगे, मैंने ये बात कही थी, और वही इसको चेयर करेंगे। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये लड़ाई वास्तव में किसी और तमाम दलों से नहीं है। ये सीधी सीधी जब आप चर्चा करिएगा, भारतीय जनता पार्टी हमला किस पे करती है। उत्तर प्रदेश में जब राम भक्तों पे गोली चलवाया गया, उस समय चलवाने वाली सरकार कौन थी? मुलायम सिंह सरकार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब हमला करती है तो मुलायम सिंह पे नहीं करती है, वो हमला करती है कांग्रेस पे। आज भी उनका आप ट्विटर हैंडल देखिए, और जो उसको लेके वो लगातार वो कर रहे हैं, उसमें आज कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी उस नॉर्थ ईस्ट में है जहां उनका कुछ स्टेक आज की डेट में नहीं है। बावजूद इसके उन दोनों राज्यों में जहां जहां वो अभी गए, चाहे मणिपुर हो चाहे नागालैंड हो, वो नहीं है। बावजूद इसके उन पर हमला करके भाजपा आज भी कर रही है। क्यों? क्यों वो अखिलेश यादव पर नहीं करती? क्यों वो मायावती पर नहीं करती? वो कोई और रीजनल पार्टी इस पे नहीं करती? वजह बिल्कुल साफ है, वो आम आदमी पार्टी पे भी नहीं करती है। क्योंकि नेशनल एस्पेक्ट में यदि किसी से खतरा है और कोई लड़ रहा है, वो जानते हैं कि कोई भी इधर उधर हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से किसी भी स्थिति में हाथ नहीं मिला सकती है, क्योंकि एक पूरब है, एक पश्चिम है। एक की विचारधारा गांधी नेहरू की है, एक की विचारधारा गांधी नेहरू को खत्म कर देने की। तो ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता। तो अब जनता जो है तय कर रही है। चुनाव असल में भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, यह चुनाव जनता लड़ेगी। और जनता जानती है। अब दलितों में दो फाड़ हो चुके हैं। एक गुट जो है भाजपा की तरफ जा चुका है, जो मायावती के साथ एक छोटा सा गुट बचा है, वह गुट भी अब अपने भविष्य को देख रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो जानता है कि मायावती के पास भविष्य नहीं है। और जिस वो दलित कार्ड के कारण उनके साथ है, आज कांग्रेस पार्टी ने एक चेहरा दे दिया, इंडिया गठबंधन ने एक चेहरा दे दिया है कि हमारा चेयर, हमारा अध्यक्ष, हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो वास्तव में दलित समुदाय से है। मायावती ने वह कष्ट नहीं झेले, काशीराम ने भी वो कष्ट नहीं झेले थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने झेले। मल्लिकार्जुन खड़गे वह शख्स है जिनको दलित होने का कारण उनके परिवार की, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, मतलब उनके भाई बहनों को सबको पेड़ से बांध के, आग लगा के, जलाकर मार डाला गया था उनके आंखों के सामने। वो खुद 6 साल के थे। तो आप समझिए, तो वो शख्स है जो दलित होने का कष्ट झेला है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो दलित अस्मिता का भी चिन्ह है। और देश की सबसे बड़ी, जो सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है और देश की आजादी दिलाने वाली पार्टी है, देश को बनाने वाली पार्टी है, उसका आज वो सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। तो यह अपने आप में संदेश जाएगा। और जब चुनाव कैंपेन शुरू होगी तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और दलित समुदाय तक यह बात धीरे धीरे पहुंच रही है। और पहुंचाने का काम जब से अजय राय बने हैं अध्यक्ष, तब से उन्होंने दलित जो संवाद किया है तमाम गांवों में जाके, वो लगातार चल रहा है। और मुझे लगता है धीरे धीरे इसके मैसेज कन्वे हो रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से मायावती तो खत्म होनी है और भारतीय जनता पार्टी एक फायदा उठाएगी और तीसरा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। जी
अजय सर, मेरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव पर निशाना साधना और कांग्रेस के प्रति जो है वो सॉफ्ट रहना, क्या वो पोस्ट इलेक्शन अलायंस के लिए जो है अपने दरवाजे खुले रखना चाहती हैं, भविष्य के लिए अपने दरवाजे खुला रखना चाहती हैं, या फिर इसके पीछे भी और भी कोई खेल होना बाकी रह गया है? देखिए राय साहब, सबसे बड़ी चीज है, मैं विजय जी ड्यू रिस्पेक्ट एक बात कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं आप कह दीजिए कि बहिष्कार करेंगे, कर दीजिए, उन्हें कौन समस्या है, वो सरकार बनाएंगे, आके बैठेंगे। आपको उदाहरण बता देता हूं कि पंजाब में यही हुआ था कि हम बहिष्कार करेंगे, और चुनाव हुए और उसके बाद में सरकार बनी, 5 साल चली। मैं उदाहरण बता रहा हूं। और एक बार अब सरकार बन गई तो जो जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा, न व्यवस्था रहेगी, वो तो सब कुछ अपने हाथ में रहेगा। वो तो वो चाहते हैं आप करो, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो उसकी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। उसने उसकी व्यवस्था को लेकर के शिकायत की है। उसने विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए वीवीपैट को लेकर जो चिट्ठी लिखी है और जो दी है, उसमें वीवीपैट को लेकर के लिखी है। तो कांग्रेस ईवीएम पे नहीं मानती है कि कोई बहुत गड़बड़ है, क्योंकि देखिए ईवीएम जब आई तो कांग्रेस ने उसको पूरा एग्जामिन किया है। तो मुझे नहीं लगता, और मैं खुद निजी तौर पे यदि कहूं तो मैं खुद नहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ मानता हूं। जो मैंने अपने तौर पे जांचा है, जितना हो सकता है, क्योंकि मेरी भी एक सीमा है, मैं उस सीमा से बाहर तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैंने सामान्य लोगों और तमाम लोगों से ज्यादा सीमा में जाकर के इसको चेक किया है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा मुतमईन हूं। मुझे ईवीएम पे कोई शक नहीं है। जो लोगों के दिमाग में ईवीएम है। अजय जी थोड़ा सा इंटरवीन करेंगे आपको जी। ईवीएम पे मतलब ये नहीं है कि नहीं वो है, उसमें मैं बताऊं, एक बनारस में ही हमने आरपी जी से कहा भी है कि उनका एक दिन प्रोग्राम एक्सक्लूसिव कर लीजिए। उनका ये कहना है कि देखिए ये हैक नहीं हो सकती है, इसकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी की जा सकती है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं विजय जी, मैं वही बताने जा रहा था। मैं चूंकि मेरा छोटा भाई खुद ऑब्जर्वर रहा, वो आईआईटी का इंजीनियर है, तो स्वाभाविक सी बात है मैंने कुछ चीज जानी। ईवीएम चुनाव आयोग में काफी समय तक डायरेक्टर रहा, मेरा मामा है जो ईवीएम जिसके अंडर में आती थी। तो मैंने कई चीजें जाके बहुत निजी तौर पे देखी। ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं। दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग को चेक करने का आपके पास में, भाई से मैंने इसी बात को लेके मेरी बहस हुई थी, जहां पर वो ऑब्जर्वर था। मैंने कहा वो कैसे जीत गया, तुमने बेईमानी की है। उसने मुझे कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। कैसे कैसे उसने बताया। एक समय में हुआ करता था, वो होता था कि जब उसमें इलेक्ट्रिक से वो जुड़ती थी तो यह था कि उसके जरिए खेल हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने उसको भी हटा करके उसमें बैटरी कर दी, अब उससे ईवीएम नहीं होती है। तो पहली बात तो मैं मतलब अब तक मेरे पास में इसका कोई समाधान नहीं कि मैं कह सकूं कि है, बाकी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं इसमें जो बोलना चाहूंगा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है वो ये हो सकती है, ईवीएम चेंज हो सकती है। और ईवीएम चेंज होने का बहुत गुंजाइश होती है यदि मशीनरी आपके हाथ में है, तो यह बात ध्यान रखने की है। और मशीनरी किसके हाथ में है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये ईवीएम को लेके है, जो मेरा एक छोटा सा सबमिशन था। हो सकता है गलत हो सकता है सही, छोड़िए इसको। मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे, जो मुद्दा है। मैं इसमें एक चीज, ये किरमानी साहब कह रहे थे तो मैं उनको भी रिस्पेक्ट करते हुए, मुझे नहीं याद आता है कि 1947 से लेके 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी सरकार में थे, कांग्रेस की सरकारें थी, कि कभी भी जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया हो, इसका एक भी उदाहरण नहीं है मेरे पास। आप चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कुछ हो। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से भ्रष्टाचार या उससे जुड़े हुए मुकदमों को वापस भी नहीं लेती थी। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए जो जो आरोप लगे
उनमें मुकदमे दर्ज किए, कार्रवाई की, वो सारे नरेंद्र मोदी सरकार में आकर के निर्दोष साबित हुए। लेकिन कांग्रेस ने उसके कारण बदनामी सही, लेकिन मुकदमा किया और सारी चीज करी। नरेंद्र मोदी सरकार इस जिद में पड़ जाती कि नहीं हम जांच नहीं कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक को दबाव बना लेती है। लेकिन कांग्रेस की यह परंपरा नहीं थी, नहीं की। दूसरी चीज, कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद घोषित करने की परंपरा नहीं है, उसका इशारा देने की परंपरा है, और इशारा कांग्रेस दे चुकी है। और वो स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन में भी उसको लेके सहमति है, कहीं किसी को भी, एक भी उसमें सिंगल सदस्य नहीं है जिसको उसमें विरोध। तो सबसे बड़ी बात ये, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब रही बात कि यह हमारा जब हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संविधान हमारा प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था नहीं देता है, नहीं तो हम फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा संविधान सांसद चुनता है, सांसद चुनेंगे, यह परंपरा रही है और यही सामान्य तौर पे होता है। निश्चित रूप से समय के साथ में आज जिस तरह से लड़ाई है, जिस तरीके से एक पक्ष जितने साधन इस्तेमाल कर रहा है गलत सही, उस स्थिति में तमाम सारी लड़ाइयों में, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या हम लड़ाई जीतने के लिए, गांधी जी कहते थे कि कोई सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस राह से चल के सफलता पाए। तो राहुल गांधी की अपनी जो आइडियोलॉजी है वो इसकी है कि हम कोई भी गलत रास्ता अख्तियार करके सफलता नहीं लेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। और इसको लेके वो अपनी पार्टी में लड़ते रहे हैं लंबे समय से। तो जब वो अपनी पार्टी में लड़ते रहे, उनकी पार्टी के भी तमाम सारे लोग उनसे इसके कारण से चिढ़ते रहे और तमाम सारी साजिशें हुई, जो भी कुछ है। उस स्थिति के बाद आज बड़ी मुश्किल से वो कांग्रेस को निकाल के इस स्थिति में लाए हैं कि या तो उनकी विचारधारा पे चलो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। तो ये एक बड़ी चीज है। उन्होंने साफ साफ मंच से कहा, जिसको जाना है जाए, हम किसी को नहीं मनाएंगे। हमारे साथ सिर्फ वो लोग रहे जो लड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं लोकतंत्र के लिए, जो चाहते हैं संविधान के लिए, जो चाहते हैं इस देश की एक सही व्यवस्था के लिए। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई, मैं जैसे पहले कह चुका, एक सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। उस लड़ाई जरूर कठिन है। तमाम बार यदि, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं तो थोड़ी बहुत हिंदू मैथोलॉजी पे यकीन भी कर लेता हूं। उसमें यह है कि देवताओं और असुरों में युद्ध चला करता है। कभी कभी असुर जीत के बड़े राज करते हैं और वो होता है, थोड़ा वक्त लगता है, फिर आके वही होता है। तो कमोबेश मैं इसको यदि इसी दृष्टिकोण से देखूं तो असुर यदि सत्तारूढ़ हो गए हैं और गलत तरीके अख्तियार कर रहे हैं, तो हमारा ये नहीं बनता है कि हम गलत तरीके अख्तियार करें। हम उसको सही मार्ग पर ही चल के निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। और आज जो लोग समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़के उसकी वकालत कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उन्हें दिखाई देता है कि शायद सत्य यहां खड़ा है, इसलिए अपना सेक्रीफाइस करके और ये कर रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण अपना दे के खत्म करूंगा कि साहब, मैं 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करता था, गाड़ी बंगला सब कुछ मिला हुआ था, 14 चैनल्स का मैं चीफ एडिटर था और 3 अखबारों का भी चीफ एडिटर था। सब कुछ होते हुए मैंने एक झटके में इस्तीफा दे दिया। अब आप एक चीज सोचिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कहा जा रहा था कि वहां से जो डायरेक्शन आते हैं उसी पे डिबेट होगी, उसी पे सब होगा। तो मैंने कहा फिर ऐसा चीफ एडिटर आपको जरूरत क्यों है? फिर तो आपको जिससे जो कराना है करा लीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। तो मैं ये उदाहरण देता हूं। तो इस तरह से लोग, मुझे न कांग्रेस ने कभी कुछ दिया है, न भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ दिया है, न मैंने कभी किसी से अपेक्षा की है। तो साहब, इतनी सी बात इसलिए क्योंकि मैं सुबह जब पूजा करता हूं तो पूजा करते हुए अपने माता पिता के उस पर आरती करता हूं, तो मैं पीछे इनके भी आरती करता हूं। क्योंकि आज मैं
जो पी पा रहा हूं, पी पा रहा हूं, आज मैं जो पढ़ लिख के जो भी कुछ बना हूं, इन्होंने यदि वो व्यवस्था नहीं दी होती, ये देश आजाद करा के इस तरह से न किया होता, तो मैं भी किसी अंग्रेज के पांव दाब रहा होता। तो साहब, इसलिए मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूं। और मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, तो चंडीगढ़ जैसा शहर भी उनका बनाया हुआ है। यहाँ की सड़क हो, घर हो, कुछ हो, सब कुछ उनका बनाया हुआ है। यहाँ पानी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, हवा मिल रही है अच्छी, वो सब उनके कारण से है। इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूं। और यहाँ आज भी तमाम व्यवस्थाएं कायम है, उस तरह की स्थितियां नहीं है जो मैं अपने जब घर जाता हूं लखनऊ में जो देखता हूं। तो इसलिए मुझे यहां इतना वो लगता है कि उन्होंने वो दिया, जिस कारण से मैं आज इतने अच्छे माहौल में अपनी बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में रहता हूं। रात 12 बजे भी मेरी बेटियां निकलती हैं तो कम से कम मुझे चिंता नहीं होती कि वो कहां घूम रही हैं और कब आएंगी और क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो सुरक्षित ही आएंगी। जी।